गुड मॉर्निंग दोस्तों। सारंग एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तो हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे दोस्तों जो भी आपके एग्जाम है, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, डीएमआरसी हो गया, या अदर स्टेट में जो भी जेई के एग्जाम है या लोको पायलट के एग्जाम है, हम इतने अच्छे से दोस्तों यहाँ पढ़ाएंगे कि वो आपको आगे चल के काम आएंगे। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए हैं, चाहे डीएमआरसी हो, एसएससी हो, रेलवे का जेई का हो, लोको पायलट के हैं, हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे। वो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो दोस्तों क्वेश्चन आने की संभावना है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, उसको दोस्तों हम यहाँ पे समझाएंगे। दोस्तों कुछ बच्चे सेमेस्टर क्लासेस में होंगे जो अभी बीटेक कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे, उनको सेमेस्टर क्लास में जो भी सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है तो वो हमारा यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम उनको, उनके लिए भी वो बेनिफिट रहेगा। दोस्तों अगर डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनको हिंदी में नोट्स चाहिए जो भी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर उनको हिंदी में ज़रूरत होगी तो हम उनको हिंदी में पढ़ाऊँगा, तो हिंदी में ही। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लिखने में, तो मैं उनको हिंदी में नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। बातें तो होती रहेंगी अभी आगे चल के। आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स का। कुछ टॉपिक्स आज स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस आने की संभावना है या तो आए हुए हैं, आज मैं बताऊंगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस आए हैं या आने की संभावना है। आगे चल के हम दोस्तों टेस्ट सीरीज भी अब आप लोगों के रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको उस तरह से सेट करके। आइए दोस्तों थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं, बातें अभी होती रहेंगी आगे चल के। दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ रहे हैं अभी आज। दोस्तों ये है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, थोड़ा सा उसके हम बेसिक पढ़ लेते हैं। क्या हुआ, कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है दोस्तों। किससे दो हमने बना दिया, एक थर्मो, एक डायनेमिक्स। थर्मोस दोस्तों जो है एक थर्मी, ग्रीक वर्ड में थर्मी वर्ड है, जिसका मतलब होता है हीट। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है हीट। दोस्तों इसका थर्मी का मतलब हो गया हीट। दोस्तों डायनेमिक्स तो लग रहा है, डायनेमिक्स मतलब क्या लग रहा है कि मोशन है दोस्तों। ये हो गया हमारा मोशन। दोस्तों हम ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे क्या, उसके लिए हम थोड़ा सा भी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो बताते हैं। दोस्तों ये जो हीट है ये क्या है, ये है एक एनर्जी। ये है एक आपकी एनर्जी। मोशन क्या मतलब क्या है, हम पावर बोल सकते हैं। पावर हो गया, पावर देंगे, वर्क आएगा, वर्क अपॉन टाइम आएगा। ये हो गया हमारा वर्क अपॉन टाइम। मोशन दे रहे हैं मतलब वर्क हो रहा है उसमें। एनर्जी का मतलब क्या हो गया, ये हीट से एनर्जी आ गई। दोस्तों एक चीज समझिए, हीट क्या है, हीट के मॉलिक्यूल्स क्या हैं। हीट के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके किसी बॉडी में है, हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या होंगे दोस्तों, उसमें होंगे जो हीट है ना, वो हर चारों दिशाओं में, एक मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में ही नहीं रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहेंगे, जिसको हम उसीलिए हम बोल देते हैं ये क्या है, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है। जो हमारी है ये हो जाती है डिसऑर्गेनाइज। कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, डिसऑर्गेनाइज। ये हो गया दोस्तों हमारा डिसऑर्गेनाइज। वर्क जो है दोस्तों, वर्क किसी एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, वर्क क्या हो गया दोस्तों, किसी एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा ऑर्गेनाइज। हमने दोस्तों क्या बोला, ये जो हीट एनर्जी है डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में है। ये जो हमारा वर्क क्या है, किसी एक डायरेक्शन में दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं भाई, वर्क है किसी एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमको ऑर्गेनाइज में मिल रहा है कि हाँ ठीक है किसी एक डायरेक्शन में मिल रहा है। दोस्तों
अब हम क्या बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हमने क्या देखा। थर्मोडायनेमिक्स थर्मी वर्ड से लिया गया है, जो जिसका मतलब होता है हीट। डायनेमिक्स का मतलब हो गया मोशन। मतलब ये जो हीट है, एनर्जी है, ये क्या डिसऑर्गेनाइज में है। मोशन जो है वर्क में आ गया, पावर वर्क अपॉन टाइम, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, किसी एक डायरेक्शन में आ गया। और वो जो मेरा आ गया वो किस में आ गया, डिसऑर्गेनाइज। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या पढ़ेंगे कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें हम यही करेंगे कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म एनर्जी को ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी एक इफिशिएंट मैनर में करेगा दोस्तों। हम जहां भी अभी बात करेंगे हम लोग बात यही करेंगे कि इफिशियंसी हमारी अच्छी हो, ये यही करेगा थर्मोडायनेमिक्स। क्या है कि डिसऑर्गेनाइज फॉर्म को ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा दोस्तों। आइए कुछ इसका थ्योरी भी बता देता हूँ आपका क्या है। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट अफेक्ट्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। वही बात है कि ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफर की एक विज्ञान की शाखा है, वही लिखा है। यह ऊर्जा हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया था, जो बच्चे हमारे हिंदी के मीडियम के हैं उनके लिए। दूसरा पॉइंट वही आ रहा है, देखो दोस्तों दूसरा क्या आ रहा है, द मेन एम ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टडीज टू कन्वर्ट, यही है कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों वही बोला ना अभी इसके पहले, जो होता है जो हीट है डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसको किसमें कर रहा है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब वर्क। जो हीट था डिसऑर्गेनाइज में, उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, इन ए इफिशिएंट मैनर। जो बात कर रहा था दोस्तों, इन ए इफिशिएंट मैनर। थर्मोडायनेमिक्स अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के अव्यवस्थित रूप को कुशल तरीके से ऊर्जा के संगठित रूप में परिवर्तित करना है। जो हिंदी में बता रहा था वही है कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ऊर्जा का अव्यवस्थित रूप है उष्मा को कुशल तरीके से, इफिशिएंट मैनर में, कुशल तरीके से ऊर्जा के संगठित रूप में परिवर्तित करने का काम ही है ये थर्मोडायनेमिक्स का दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा दोस्तों समझ में आ गई होगी थर्मोडायनेमिक्स है क्या। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं इसमें, जो और उसके नीचे आगे का पॉइंट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, लिखा है सिस्टम क्या है। सिस्टम है दोस्तों ये लिखा, ये सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। तीन चार चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, यूनिवर्स क्या है, ये देखेंगे दोस्तों। एक देखिए, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर पढ़ता हूं दोस्तों, जगह कम है यहाँ पे, आगे दिखाता हूं दोस्तों। ये आ गया, ये है सिस्टम का बता रहा हूं अभी। एक कोई बॉडी है दोस्तों, ये हम मान लेते हैं कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है, वो हमारे लिए सिस्टम हो। जहां हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। हम अपना फोकस आप पे कर रहे हैं तो आप हमारे लिए सिस्टम हो गए। आप किसी और पे फोकस कर रहे हो तो वो आपके लिए वो सिस्टम हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, सिस्टम। कहाँ, जहां हम अपनी बॉडी को अपने को दूसरे के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो जिस पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिस बॉडी पे, जिस ऑब्जेक्ट पे हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं अपना कि हाँ ये है, वो हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा दोस्तों। यही चीजें दोस्तों यहाँ लिखा भी है। इट इज द रीजन इन स्पेस, अंतरिक्ष में वह स्पेस, अपॉन विच द स्टडीज फोकस आर कंसंट्रेटेड, जहाँ पे हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं दोस्तों। हम आप पे अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं तो आप हमारे लिए हो जाओगे सिस्टम। हम अभी यही बात करें कि हम इस स्पेस में जो भी चीजें, जहां पे भी अगर हम अपनी स्टडी फोकस कर रहे हैं, वो हमारे लिए हो जाएगा सिस्टम। वही लिखा है, अंतरिक्ष में वह क्षेत्र है जिस पर अध्ययन केंद्रित है, केंद्रित करते हैं हम अपना अध्ययन, वही हो जाएगा हमारा सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों हम थोड़ा यहाँ बता दो। सिस्टम हमारा हो गया जहां, जो बॉडी पे हम अपने स्टडी फोकस कर रहे हैं, उसके बाहर वाला इलाका। अगर हम आपको सिस्टम मान लिए दोस्तों कि आपका नाम अनुज है, अनुज हमारे लिए हो गए सिस्टम। अनुज के बाहर का जो भी जितना भी वातावरण है
वो हमारे लिए हो जाएगा दोस्तों सराउंडिंग। सराउंडिंग समझ में आ गया दोस्तों। ये सिस्टम के बाहर का जो भी इलाका है वो हो जाएगा सराउंडिंग। एक चीज और देखो दोस्तों, अभी हम बताएंगे वहां पे बाउंड्री वर्ड लिखा है। बाउंड्री वर्ड क्या है? बाउंड्री ये है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है दोस्तों। ये सेपरेट कर रहा है इसको। ये कोई सिस्टम है, उसको दोनों के बीच को कुछ ना कुछ चीजें जो सेपरेट कर रही हैं वही हो जाएगी हमारी बाउंड्री। तो ये हमारी हो जाएगी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो करता है वही बाउंड्री हो जाएगी। दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा? सिस्टम देख लिया, सराउंडिंग देख लिया। यूनिवर्स का मतलब होता है पूरा, जितना है वो सब पूरा यूनिवर्स है। अनुज की बात किया था, अनुज हमारे लिए सिस्टम हो गए। उनके चारों तरफ जो है हो गया वो सराउंडिंग। अनुज को मिला लो, एग्जाम्पल जो दिया था, अनुज को ले लो और सराउंडिंग को ले लो, तो मतलब दोनों हो गए ना, पूरा यूनिवर्स ही आ गया। तो वो दोनों मिला के बन जाएगा यूनिवर्स। मतलब सिस्टम को हम ले लेते हैं और सराउंडिंग को दोस्तों ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या हो गया? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग मिला के बन गया हमारा दोस्तों यूनिवर्स। यही चीजें दोस्तों यहाँ लिखा है। सिस्टम तो बता दिया आपको, सराउंडिंग भी वही लिखा है परिवेश। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर का जो भी है, उसके सराउंडिंग का जो भी है वो क्या है? सराउंडिंग हो गया। लिखा है ना हिंदी में, जो बच्चे हिंदी मीडियम के, सिस्टम से बाहर की कोई भी चीज परिवेश के रूप में जानी जाती है। परिवेश मतलब सराउंडिंग के रूप में जानी जाती है दोस्तों हमने सिस्टम बता दिया, हमने सराउंडिंग बता दिया, हमने बाउंड्री बता दिया। बाउंड्री क्या था? जो सिस्टम और सराउंडिंग को दोस्तों क्या करता था? अलग करता था। यही है लिखा, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है दोस्तों, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है वो क्या हो जाएगी? बाउंड्री हो जाएगी दोस्तों। ये बता ही दिया दोस्तों कि भाई कोई हमारी बॉडी है, कोई हमारी बॉडी है, उस वो हमारे वो सिस्टम हो गया जो अभी वहां लिखा है। इसके बाहर वाला सराउंडिंग हो गया। और हम अगर दोनों को मिला दें, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। सिस्टम, सराउंडिंग। अगर हम बाउंड्री की इसी में अगर डायग्राम में बात कर लेते हैं तो एक हम ये भी बना देते हैं। बीच बीच में ऐसे ऐसे कर दो आप कि ये है जो सेपरेट कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को। ये हो गया दोस्तों, एक डायग्राम में आ गया। जो सिस्टम है, आप किसी लड़की के फोकस कर रहे हो तो सिस्टम हो गया, उसके बाहर वाला सराउंडिंग हो गया, और पूरा हो गया यूनिवर्स हो गया। तो हम जिस पे भी स्टडी फोकस कर रहे हैं, हम तो ऐसे बोल दिए दोस्तों, जिस पे भी हम स्टडी फोकस कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो गया। आइए आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के बाहर वाला इलाका, बाउंड्री जो दोनों को सेपरेट कर रहा है। यूनिवर्स बता ही दिया दोस्तों कि जो भी पूरे ब्रह्मांड में वो यूनिवर्स हो गया। अब वो कहाँ से सिस्टम हो गया? उसके बाहर का पूरा इलाका सराउंडिंग हो गया। तो हम जब दोनों को मिला देंगे तो पूरा यूनिवर्स का ही आ गया, वही हो गया सिस्टम प्लस सराउंडिंग। दोस्तों सिस्टम तीन प्रकार का यहाँ होता है, अभी हम पढ़ेंगे। सिस्टम तीन तरह से। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है दोस्तों क्लोज सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे आएंगे। देखो दोस्तों लिखा है क्लोज सिस्टम, क्लोज मतलब बंद है। अब कुछ एग्जाम्पल भी हमने बताया, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। सॉरी, एनर्जी का ट्रांसफर क्लोज सिस्टम में हो रहा है। क्यों हो रहा है? मास का ट्रांसफर नहीं होगा। कोई कंटेनर है दोस्तों, कोई कंटेनर है, थोड़ा सा आगे मैं एक बताता हूं दोस्तों।
ये मान लेता हूँ दोस्तों, ये कोई एक कंटेनर है, ये क्लोज है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब एक चीज देखो दोस्तों, क्लोज सिस्टम में पानी, गर्म पानी भर दिया मैंने। अब ये बताओ दोस्तों, इसमें से हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? पानी गर्म है, वहां से हीट का ट्रांसफर तो होगा। पानी जितना हमने डाला है, पानी जितना उस कंटेनर में भरा है, पानी तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा। तो यही बोल दिया कि एनर्जी का ट्रांसफर तो दोस्तों इसमें हो रहा है, हीट का ट्रांसफर तो होगा। सिस्टम में हम कोई किसी बोतल में गर्म पानी भर दे, उसमें हीट का ट्रांसफर तो होगा दोस्तों, लेकिन मास का ट्रांसफर, जो हमारा पानी था वो क्वांटिटी उतना ही रहेगी दोस्तों। इसीलिए वो क्लोज बोला गया कि हमने क्लोज सिस्टम लिया है, कि वो पानी बाहर नहीं हो रहा है, क्लोज है। तो मास तो वही रहेगा, मास का तो ट्रांसफर नहीं होगा दोस्तों, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ये एग्जाम में आ जाता है कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता। उसमें लिखा रहे हाँ होता है, नहीं होता, कभी कभी होता है, इस तरह से करके। तो इसमें ये होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता। मास क्लोज है तो सेम होगा। एग्जाम्पल क्या है? पिस्टन एंड सिलेंडर विदाउट वॉल। दोस्तों पिस्टन सिलेंडर है, अगर वॉल लगा है तब तो कुछ मास का ट्रांसफर हो रहा है, अगर वॉल नहीं लगा है तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा। पिस्टन हमारा चल रहा है, बस उसी में कुछ मास का ट्रांसफर हो नहीं रहा है, बिना वॉल के है तो। अब उसमें वही है, मास तो सेम है, लेकिन हीट जो है हमारी निकल रही है चारों तरफ से, हीट जो है डिसिपेट हो रही है हमारी जो है। वही बताया दोस्तों, जो दूसरा बताया कि हॉट वाटर इन क्लोज सिस्टम, क्लोज बॉटल, गर्म पानी भरा है किसमें? कोई बॉटल है, क्लोज बॉटल है, उसमें गर्म पानी भरा है। तो सेम हो गया। वो दो एग्जाम्पल इसके यहाँ पे हमने बता दिया कि अगर पानी बॉटल भरा है तो उसका हो गया कि अगर क्लोज है तो भाई मास का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि मास जितना हमारा पानी है वो वही रहेगा, लेकिन हीट जितना गर्म है पानी वो धीरे धीरे और ठंडा होता चला जाएगा दोस्तों। ओपन सिस्टम दोस्तों क्या है? क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। ओपन सिस्टम खुला हुआ है, ओपन का मतलब ही है खुला हुआ। इसका मतलब है कि इसमें मास का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये नाम से ही पता है कि ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब मास का ट्रांसफर होगा। ये हो गया मास का ट्रांसफर दोस्तों। मास का ट्रांसफर तो हमने दिखा दिया। ओपन भी है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। तो हमने इसमें भी दिखा दिया दोस्तों क्या है कि ये एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। मास और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर किसमें होता है दोस्तों? ओपन सिस्टम में होता है। एग्जाम्पल है, पंप है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, बॉयलर है, वो चलते हैं, उसमें पूरा ओपन सिस्टम का है। आगे चल के अगर हम पढ़ाएंगे बॉयलर, टरबाइन, पंप, उसमें बता भी देंगे कि इसमें हीट और मास का दोनों का ट्रांसफर भी हो रहा है, ये ओपन सिस्टम का है। तीसरा दोस्तों समझिए, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। दोस्तों ये देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? इसमें आइसोलेट है मतलब जो है हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा दोस्तों, आइसोलेटेड है। एक तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ इसमें, भाई आइसोलेटेड है, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा, मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कितना भी टेम्परेचर दे दो, कितना भी कुछ कर दो, वो रहेगा, पूरा ब्रह्मांड तो वही होना रहना है। दूसरा क्या है? हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। इसका एक एग्जांपल ये समझो दोस्तों, थर्मस होता है अपना, उसमें हम क्या करते हैं? गर्म कॉफ़ी डाल दो। अगर वेल इंसुलेटेड है दोस्तों, वेल इंसुलेटेड हालांकि होता नहीं है, आप देखोगे वो 5 घंटे 6 घंटे बाद ठंडा हो जाता है, मतलब हीट का ट्रांसफर होता है। कॉफ़ी तो उतनी रहेगी, कॉफ़ी जितना हम भरे हैं वही रहेगी, लेकिन हीट का ट्रांसफर जो है वो होता रहता है। बट हम एग्जाम्पल एक इमेजिन करके चल रहे हैं कि अगर वो वेल इंसुलेटेड है दोस्तों, ये वर्ड समझना, वेल इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड है तब तो ठीक है, तब हमारा हीट का भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वेल इंसुलेटेड नहीं है तब वो भी आइसोलेटेड में नहीं आएगा। थर्मस भी जो है हम बता सकते हैं, अगर वो वेल इंसुलेटेड है तो, यहाँ वेल इंसुलेटेड है तब थर्मस उसका एग्जाम्पल है। समझ गए दोस्तों? हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड ग्लास। तीन तरह से होते हैं, हमने तीन तरह को आपको बता दिया। क्लोज सिस्टम,
क्लोज सिस्टम के जिसमें आपका क्या बोला हूँ, क्लोज है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, क्लोज है। ओपन सिस्टम, हीट का ट्रांसफर और मास का ट्रांसफर दोनों होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में न हीट का ट्रांसफर होगा न मास का ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल यही रखना, यूनिवर्स हो गया या हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, ये क्वेश्चन आ जाएगा। हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क है, वो कौन सा सिस्टम है, तो आप बताओगे यही कि भाई ना उसमें हीट का ट्रांसफर होगा ना उसमें मास का ट्रांसफर हो। जितना हम कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी ले लिए उसके अंदर तो कॉफ़ी जितना है वही रहेगा। वेल इंसुलेटेड है तो जो हीट है वो उतनी बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे क्या है। बाउंड्री हमने दोस्तों अभी पढ़ा था कि बाउंड्री आपको दिखाया था, एक हमने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था, उसमें बोला था आपको कि दोस्तों ये है जो है हमारा, ये बाउंड्री थी जो सेपरेट कर रही थी सिस्टम और इसको, इसको सराउंडिंग को, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही थी वही हमने अभी आपको बाउंड्री बताया था। दोस्तों बाउंड्री भी कई तरह से होती है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। बाउंड्री कितने प्रकार की है दोस्तों। बाउंड्री सीमा, वही चीजें दोबारा एक बार लिख दिया था, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रिजिड, दोस्तों वही चीज बता रहा था, बाउंड्री क्या है, रिजिड हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है। बाउंड्री कैन बी रिजिड मतलब फिक्स्ड हो सकती है, बाउंड्री फिक्स्ड हो सकती है। बाउंड्री मूवेबल हो सकती है, बताऊंगा कैसे मूवेबल हो सकती है, फ्लेक्सिबल है यार, मूवेबल हो सकती है। बाउंड्री रियल या इमेजिन हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, रियल या इमेजिनरी हो सकती है। बाउंड्री हमने बता दिया कौन कौन से है, फिक्स्ड हो सकती है, फ्लेक्सिबल या मूवेबल हो सकती है, रियल या इमेजिनरी हो सकती है। कहीं कहीं आपको समझ में आएगा हाँ यहाँ पे बाउंड्री होगी, कहीं कहीं हमको इमेजिन करना पड़ेगा हाँ यहाँ पे तो बाउंड्री होगी, वही चीज़ बताएंगे। एक डायग्राम बनाया हूँ उसको बताता हूँ। देखो दोस्तों, फिक्स्ड बाउंड्री क्या है, कोई कंटेनर है उसके ये जो है चारों तरफ वो तो फिक्स है कि हाँ बाउंड्री उसका यही है, कंटेनर कंटेनर है उसके चारों तरफ का जो है वो फिक्स्ड है। दोस्तों फ्लेक्सिबल बाउंड्री का बता रहा था, मेन दिखा बताना था आपको कि फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है। पिस्टन सिलेंडर है दोस्तों, ये पिस्टन सिलेंडर है, जब हमारा ये पिस्टन मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ये हमारा पिस्टन आगे पीछे मूव कर रहा है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री दिख रही है, ये क्या होगी दोस्तों, ये कभी आगे जाएगी कभी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, फिर अगर ये कंप्रेस कर रहा है तो घट जाएगी। तो मतलब हमने क्या बताया कि दोस्तों अगर बाउंड्री हमारा फ्लेक्सिबल क्या है, जब पिस्टन सिलेंडर मूव कर रहा है तो हमारी हो गई फ्लेक्सिबल, मतलब आपको दिख रहा है ना कि हम मूव कर रही है, फ्लेक्सिबल और मूवेबल बाउंड्री हो गई। तीसरा क्या है दोस्तों, जब फ्लूइड पानी जो है, फ्लूइड है, पानी हो गया या कोई फ्लूइड हो गया उसमें किसी पाइप में बह रहा है, आप देखोगे कि किसी पाइप में एक इनलेट से जा रहा है, इनलेट से आउटलेट हो रहा है, वहां पे बाउंड्री क्या होगी दोस्तों, देखना एक बाउंड्री तो बनेगी, इसके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो है, फ्लूइड के अंदर जो पानी जा रहा है तो जो उसके सरफेस है, एक बाउंड्री तो वहां बन रही है दोस्तों, जिसको हमने बोल दिया क्या, उसको हमने अभी बोल दिया था कि रियल बाउंड्री, जो एक वहां के सरफेस से टच होके जा रही है वो तो रियल बाउंड्री हो गई, वास्तविक में बाउंड्री है। इमेजिनरी बाउंड्री हमने क्या बोला दोस्तों, इमेजिनरी बाउंड्री हम ये बताना चाह रहे हैं कि दोस्तों जो इनलेट पॉइंट है, जो इनलेट पॉइंट है, पानी जो फ्लूइड मूव कर रहा है, इनलेट टू आउटलेट आ रहा है, वही दोस्तों जो इनलेट के पास में एक बाउंड्री बनेगी, वो हम देख तो नहीं पा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उसमें कि हाँ एक वहां पे रहेगी बाउंड्री जो इनलेट हो रहा है और जो एग्जिट हो रहा है, उसी को हम बोल दिए क्या, इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री कितनी होती है दोस्तों, बाउंड्री हमने तीन बताया, कौन कौन से बताया दोस्तों, एक तो फिक्स्ड बताया जो फिक्स है, मूव नहीं कर रही है, दूसरा मूवेबल बताया, पिस्टन सिलेंडर का है, पिस्टन सिलेंडर कंप्रेशन एक्सटेंशन हो रहा है वहां से मूव कर रहा है तो वो हो गया आपका। तीसरा हमने बताया इमेजिनरी या रियल, तीन बता दिया दोस्तों। आगे चलते हैं, ये चीजें थोड़ा सा याद रखना, अगर आता है कहीं
आप इस तरह से बना दोगे डायग्राम तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। जो सेमेस्टर एग्जाम में बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। कभी कभी एसएससी जेई में या किसी में कन्वेंशनल में आ जाता है। हालांकि अब तो कन्वेंशनल हटा दिया, पहले होता था, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया। तो 3 तरह से होते हैं, ये भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप बता लेना। थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम है दोस्तों। थर्मोडाइनमिक्स में कौन कौन से इक्विलिब्रियम है वो हम बता देता हूँ। संतुलन, इक्विलिब्रियम मतलब ये संतुलन हिंदी में भी लिख दिया था। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल का मतलब होता है हिंदी में तापीय संतुलन। मतलब टेम्परेचर का जहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो उसी को हम बोल दिए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तापमान का जहाँ संतुलन हो। दूसरा हो गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यांत्रिक संतुलन। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे भाई, फोर्स पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ेंगे, यही सब का जहाँ संतुलन होगा वो हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक संतुलन, जहाँ पे रासायनिक संतुलन आएगा उसका हम ये रासायनिक संतुलन पढ़ लेंगे। ये 3 इक्विलिब्रियम है जो आपके बुक्स में दिए थे। हमने बोला, मैं सोचा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है संतुलन का। आ दोस्तों, अब हम ये दिखा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक वर्ड लिखा है दोस्तों, देखना, एनी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी। दोस्तों, एनी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी मतलब समझ गए ना, कोई भी मापनीय विशेषता एक गुण है। जिस करेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर लें वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है। करेक्टरिस्टिक बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, ये मैंने लिखा भी था, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। करेक्टरिस्टिक में आ जाएगा आपका टेस्ट, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, कुछ खाते हैं उसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट लेते हैं। स्मेल, सूंघ रहे हैं, कुछ चीजें स्मेल कर रही नहीं कर रही, ये करेक्टरिस्टिक हो गया, गुड हो गया। इसमें लेकिन बोल क्या रहा है, प्रॉपर्टी क्या है, एनी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वही एक प्रॉपर्टी। दोस्तों हमने तो बता दिया, ये देखो ये एक वर्ड याद रखना, एनी मेजरेबल करेक्टरिस्टिक, मेजरेबल करेक्टरिस्टिक ही प्रॉपर्टी है। हमने दोस्तों यहाँ पे लिख भी दिया था, अभी बोला आपसे, थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में, मैं बोल दूंगा। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, जो हम सूंघ सकते हैं या हम कुछ चीज़ खा रहे हैं उसका चख के बता सकते हैं। ये तो करेक्टरिस्टिक हो गई, ये क्या हो गई, ये सब हो गई करेक्टरिस्टिक। दोस्तों एक चीज समझो, हमने वर्ड एक लिखा था अभी कि एनी मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सके वही है प्रॉपर्टी हमारी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, प्रेशर, प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, थर्मामीटर, कई सारी चीजें आती हैं मेजर करने के लिए। तो ये दोस्तों क्या हो गया, इसको तो हम मेजर कर लिए तो वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी। दोस्तों एक चीज बताइए, क्या स्मेल हम बता सकते हैं कितना स्मेल है, क्या है, टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं रह गई, टेस्ट और स्मेल हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए होगे आप कि जो हम करेक्टरिस्टिक मेजर कर लें वो हो जाएगी हमारी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल भी दोस्तों देखो वही दिया हूँ, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तापमान, ये सब क्या हो गई, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी भी हमारी दोस्तों 2 तरह से होती हैं, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी हैं, ये एग्जाम में आया है दोस्तों। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एक चीज इसी से याद रखना, यहां से बताऊंगा अभी। इंटेंसिव, इन जिसमें आ रहा है आई एन, ये दोस्तों आ रहा है ना आई एन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब आई एन से स्टार्ट हो रहा है, इसको याद रखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मैं बताऊंगा अभी। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंड नहीं है, और जो मास पे डिपेंड वो एक्सटेंसिव हो जाएगी। वही चीजें दोस्तों लिखा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और मास, जो मास पे डिपेंड नहीं है, साइज पे डिपेंड नहीं है, वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। वही लिख दिया था इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये याद रखना। इंटेंसिव, इन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
भूलोगे नहीं इसलिए बता रहा हूँ, इसको इस तरह से याद रखना। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब बताता हूँ, प्रेशर एग्जाम्पल है इंटेंसिव की। टेम्परेचर बताऊंगा ये क्यों इंडिपेंडेंट है, अभी तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। डेंसिटी घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी इंटेंसिव है। यही एग्जाम में आता है डेंसिटी। डेंसिटी पूछ लेता है क्योंकि घनत्व और इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। मास तो आ गया। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो सर आप बोलोगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, फिर ये कैसे आप बता रहे हैं? इसका अभी मैं बताऊंगा, बस याद रखना डेंसिटी जो है। विस्कोसिटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी है, इटीसी कर दो आप। विस्कोसिटी हो गई, थर्मल कंडक्टिविटी हो गई। दोस्तों एक चीज और बताइए आप, इंटेंसिव तो बता दिया, एक्सटेंसिव क्या हो गया? दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन साइज और मास ऑफ सिस्टम। जो साइज और मास पे डिपेंड करता है वो हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वही चीजें यहाँ लिखा है। इसमें क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, इसमें हो गया वॉल्यूम हो गया। ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सब क्या हो गई? एक्सटेंसिव। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मास आ गया यहाँ पे, इसलिए वो एक्सटेंसिव में चला गया, वो दिखा दिया था। थोड़ा सा अब आपको मैं बताता हूँ, डेंसिटी की बात किया था उसको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों क्या बोला अभी, घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक चीज और आपको आज बता दूंगा, मास क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। पढ़ा था दोस्तों। एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव वो बन जाएगा इंटेंसिव। ये चीज़ याद रखना, अगर कोई एक्सटेंसिव है और वो डिवाइड बाय एक्सटेंसिव ही हो रहा है तो वो बन जाएगी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये क्या बन गया दोस्तों? इंटेंसिव। हमने क्या बोला था डेंसिटी का? अभी हम समझाए नहीं है इसको, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ मास अपान वैल्यू। अभी तो आप रटने वाला हो गया कि सर क्या पढ़ा दिए, अभी भी मास को एक्सटेंसिव अभी ये बताए नहीं डेंसिटी वाला मैटर क्या है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास डेंसिटी याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आएगा भी। देखो दोस्तों, कोई बॉडी है, कोई बॉडी ये है, ये बॉडी हो गई ना, थोड़ा ये समझिएगा। इसका मास 10 है, 10 है ये जी, वॉल्यूम भी 10 है, मास भी 10 है, वॉल्यूम भी 10 है। अब बताइए दोस्तों इसका डेंसिटी क्या आएगी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम आ गई 1, डेंसिटी 1 आ गई दोस्तों इसका। कोई बॉडी ये था, का मास 10 है, वॉल्यूम 10 है, इसकी डेंसिटी आ गई 1। दोस्तों कोई बॉडी है, उसको हम डिवाइड बाई 2 कर दिए, उसी बॉडी को आधे पे काट दिए। ये बॉडी हो गई हमारी, ए ही बॉडी है। बॉडी कौन सी है? वही बॉडी है, बॉडी तो वही है ए। उसको हमने क्या किया दोस्तों? सेपरेट कर दिया 2 भागों में। दोस्तों ये बताइए, 2 भागों में हम बॉडी को सेपरेट किया, उसका मास क्या होगा? मैं आपको आधे पे काट दूं, सॉरी बता रहा हूँ, बॉडी है उसको आधे पे काट दिया, उसका जो वेट है, मास है, वो आधा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड वाले का भी आधा हो जाएगा, तो वही हो गया। मास क्या है? आधा हो गया दोनों का। बॉडी 1 मान लो इसको, अब 2। ए बॉडी को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ए का मास कितना? अभी 10 था, तो 5 ये हो गया, 5 उधर का हो गया। वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों? वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी 5 हो गया, वो भी 5 हो गया। अब बताइए इसकी डेंसिटी क्या होगी? पार्ट 1 की, पार्ट 1 की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी 5/5 इक्वल टू 1 आ गया। इसका डेंसिटी का हो जाएगा 5/5 इक्वल टू 1 आया। दूसरे वाले का भी डेंसिटी क्या हो जाएगा? 5/5 इक्वल टू 1। दोस्तों यही बोल रहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मैं यही बोल रहा था कि ये मास अभी आधा हो गया, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, मास आधा होने पे मतलब ये मास पे डिपेंड हो ही नहीं रहा है। डेंसिटी जो है आपका, दोनों चीज वही हो गया, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, इसीलिए हमने बोल दिया एक फार्मूला लगा के इंटेंसिव। भाई मास एक्सटेंसिव था, वॉल्यूम एक्सटेंसिव था, हमने इसको 2 भागों में डिवाइड भी किया, तब भी डेंसिटी वही आ रहा है।
अब एक चीज दोस्तों, वॉल्यूम क्या भी आपने पढ़ा, वॉल्यूम आपने पढ़ा कि ये वॉल्यूम जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये किसमें चला गया दोस्तों? ये भी आपका हो गया एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इक्वल टू इंटेंसिव। तो जितने भी स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वर्ड जो भी हैं, वो किसमें हो जाएंगे दोस्तों? वो आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, कुछ भी है वो हो जाएगी आपकी क्या? इंटेंसिव। जहां भी स्पेसिफिक लिखा मिले वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। एक चीज तो ये आपको नोट कर लेना, याद कर लेना। अच्छा, वो लिखा भी है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये देखो, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक चीज तो याद कर लो, डेंसिटी का आया है क्योंकि बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, मास देखते हैं कहते हैं अरे ये तो मेरा एक्सटेंस। इसीलिए मैंने आपको वो समझाया भी कि बॉडी है उसको डिवाइड करके। डेंसिटी को याद रखिएगा। स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पे आ जाए, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब वहाँ पे तुरंत आप आंख मूंद के इंटेंसिव करना है, सोचना भी नहीं है, वो आ गया आपका इसमें। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं दोस्तों। कोई एक मान लीजिए प्रेशर का है, तो किसी एक पॉइंट पे प्रेशर कुछ बता रहा है, वॉल्यूम कुछ बता रहा है, यहाँ प्रेशर कुछ बता रहा है, यहाँ वॉल्यूम। मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है वो एक स्टेट बताता है, वहाँ पे एक स्टेट है वो। ये जो पॉइंट है वो क्या है? एक स्टेट है, यहाँ पे उसके कंडीशन बता रहा है दोनों जगह। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। किसी एक पॉइंट पे ही बता रहा हूँ ना कि वो एक पॉइंट फंक्शन है, किसी एक पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी हर जगह अलग अलग बता रहा है। प्रॉपर्टी जो प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब हो गए। अब एक चीज और समझिए कि वो पास्ट, ये लिखा है एक वर्ड दोस्तों, ये आता है प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, प्रॉपर्टी जो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। एक चीज देखो दोस्तों, ये डायग्राम से समझो, ये हम चाहे इधर से आए, ये डायग्राम बना है ना, ये पाथ है, ये हम चाहे इधर से आए या हम इधर से आए या हम इधर से आए। अब ये बताओ दोस्तों, इससे क्या मतलब है? हमारा यहाँ पे जो है वॉल्यूम वही है, प्रेशर जो है वही है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वही है, प्रेशर वही है। पाथ से हमसे इसमें मतलब नहीं है, जो पॉइंट लास्ट में आए हमको वही है। मतलब आप चाहे पाथ इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, मुझे पाथ से मतलब नहीं है। इसीलिए इसने लिखा प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। वो पुरानी हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वही चीजें आगे दूर, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, तो आपका आंसर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। मैथ में है, आप पढ़े होंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ बता भी देता हूँ, ये v है, ये थोड़ा सा a और b का वो मान लेते हैं इसमें। dva वॉल्यूम का a का, यहाँ पे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम पढ़ रहे हैं वो क्या होगा? जो ये पाथ है उसका दिखा रहा हूँ, यहाँ टू यहाँ, ये वाला प्रोसेस है। तो डी वी ए क्या हो जाएगा? 20 - 10। ये वैल्यू में यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10, 20 - 10 आ गया 10। सेम आप आगे बताता हूँ, वी बी का इस वाले पाथ का देखेंगे, ये तो ए वाले का देख लिए,
बी वाले का देखेंगे, बी वाले में क्या आया, डी वी बी इक्वल टू क्या है, ये भी वही आएगा 20 माइनस 10, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 था, ये भी 10 आ गया। क्या मतलब आया कि जो ए वाले का था, जो बी वाले का था, वो दोनों का सेम आ रहा। मतलब ये क्या है, डी वी ए इक्वल टू डी वी बी, और दोनों आ रहा है 10। मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डी वी ए इक्वल टू डी वी बी इक्वल टू एग्जैक्ट डिफरेंस, ये आ गया आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसी में, इसलिए इसको बोला गया है कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एक चीज और देखो दोस्तों, प्रोसेस क्या है, वो हमने वहां पे दिखाया भी है दोस्तों। ये देखो, ये प्रोसेस लिख भी दिया हूँ, वो समझाया नहीं अभी क्या है, प्रोसेस बताता हूँ। ये है स्टेट आपका, ये स्टेट है दोस्तों, एक दूसरा स्टेट ये है। ये क्या होता है, प्रोसेस क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट, यहां से वहां, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट यहां से यहां जो आ रहा है वो क्या हो गया, प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो गया, जो स्टेट चेंज हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं प्रोसेस। तो यहाँ हम बोल लिख दिए, अ चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस जो स्टेट का चेंजेज है वही प्रोसेस कहलाता है। डायग्राम भी बना दीजिएगा कि कहीं आता है ऐसे, तो वो डायग्राम बना के समझा भी देंगे तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे आपको। दोस्तों एक होता है प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंसेस क्या है, प्योर सबस्टेंसेस, अब सबस्टेंस इज सेड टू बी प्योर सबस्टेंस इफ इट इज प्योर सबस्टेंस। हम कब बोलेंगे, किसको बोलेंगे, दो कंडीशन होती है दोस्तों उसके लिए। अगर वो केमिकल कंपोजिशन में होमोजीनियस हो, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में सेम हो, होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, बॉन्डिंग में अगर वो सेम। दो चीजें समझ में आया आपको, प्योर सब्सटेंसेस के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक होमोजेनियस, केमिकल कंपोजिशन में होमोजेनियस होना चाहिए, बॉन्डिंग में होमोजेनियस होना चाहिए। आइए थोड़ा सा देखते हैं, एक एग्जांपल लेके दिया है, थोड़ा उसको समझाता हूं दोस्तों। एक कंटेनर है दोस्तों, स्टीम है, वाटर है, अलग अलग। दोस्तों स्टीम मतलब H2O, ये है H2O अपना। वाटर का भी मतलब वही हो गया H2O, स्टीम H2O, वाटर H2O। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझना है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन तो सेम है दोस्तों। ये देखो H2O H2O, पहला मेरा जो है क्लियर हो गया, केमिकल कंपोजिशन सेम है। अभी हम ये बोल दिए प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है, अभी हम नहीं बता सकते, बस हाँ, बट हाँ हमारा होमोजेनियस केमिकल कंपोजिशन H2O H2O दोनों मैच कर गया, तो केमिकल कंपोजिशन है। दूसरा दोस्तों बॉन्डिंग देख लो, H2O 2:1 का हो जाएगा, 2:1 का इसकी बॉन्डिंग हो गई, 2:1 इसका भी H2O, 2:1 का ये, मतलब बॉन्डिंग भी दोस्तों दोनों इसका सेम है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, पहला भी फॉलो कर रहा है, दूसरा भी हमारा जो रूल है वो फॉलो कर रहा है। तो स्टीम और वाटर कहीं पे है तो वो क्या होगा दोस्तों, वो प्योर सब्सटेंसेस में आएगा। ये चीज़ें मैं आपको बता भी दिया कैसे होगा। यहाँ H2O है, 2:1 में बॉन्डिंग में भी आ गया, केमिकल कम एग्रीगेशन में जो है, वाटर का भी ये 2:1 का है, वो भी है। तो ये हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। एक दोस्तों और देख लो थोड़ा, अगर हम लिखें H2+O और H2O, दोस्तों देखो बॉन्डिंग में तो 2:1 का आ गया, 2:1, यहाँ पे भी H2O इसका भी आ गया 2:1, H2O का भी 2:1 आ गया। सॉरी, केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में तो 2:1 का आ गया। अब ये बताओ दोस्तों, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो है नहीं दोनों का, H2O प्लस H2+O और H2O, ये तो बॉन्डिंग का है नहीं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग तो है नहीं, H2+O लिखा है, यहाँ H2O लिखा है, दोनों को बॉन्डिंग अलग है। यहाँ तो बॉन्डिंग H2 सेम था, यहाँ बॉन्डिंग अलग है। केमिकल कंपोजिशन तो सेम आ गया, 2:1 2:1, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉट प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। एक और देख लो, अगर H2+O2 H2O, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, ये 2:1 में है, ये 2:2 में है, प्लस H2+O2, ये कंपोजिशन भी अलग है दोनों का,
तो ना पहला रूल फॉलो कर रहा है ना दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है दोस्तों। समझ में आ गया? दो चीजें होनी चाहिए प्योर सब्सटेंस में, कौन कौन सा? केमिकल कंपोजिशन होमोजेनियस होना चाहिए और होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन बॉन्डिंग में होना चाहिए। ये दो चीजें याद रखना, कहीं पूछ लेता है। एक चीज ये याद रखना, H2O स्टीम और वाटर, स्टीम और वाटर याद रखिएगा। बता भी दिया कि अगर स्टीम वाटर है तो वो हमारा प्योर सब्सटेंसेस में है। कहीं एग्जाम में आ सकता है कि भाई H2O स्टीम और वाटर है, प्योर सब्सटेंसेस है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा प्योर सब्सटेंसेस दोस्तों। दोस्तों दो टॉपिक और हैं भी, ये पढ़ते हैं। एक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप आगे चल के पढ़ोगे क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्ड एक लिखा है दोस्तों, पढ़ना। अ प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट रिवर्स इन डायरेक्शन फॉलोड इन सेम पाथ। कोई प्रोसेस है, अगर हम उसको रिवर्स कर दिए तो वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है। एक वर्ड उसके आगे पढ़ना, विदाउट लिविंग एन इफेक्ट ऑफ, विदाउट लिविंग एन इफेक्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। यही चीज मेन है दोस्तों, सिस्टम और सराउंडिंग को इफेक्ट किए बिना, विदाउट लिविंग एन इफेक्ट, सिस्टम एंड सराउंडिंग में कोई इफेक्ट वो डाले बिना अगर वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो वो पाथ क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। कोई पाथ आया फिर गया उसी सेम पाथ में, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा क्या, ये एग्जाम में आया है दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ, ये लिखने के लिए भी आ जाता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ये लैंग्वेज आप लिख दो, हिंदी में इसका चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा आपको हिंदी में लिख के। तो ये हो जाएगा मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई प्रोसेस है, जब वो हम उसको सेम रिवर्स कर देते हैं, वो हमारे सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो वो हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल हो जाता है, जो रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अ प्रोसेस विच इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दीज आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए आप? जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। आओ दोस्तों, थोड़ा एक वर्ड लिखा है दोस्तों, ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जो भी आप प्रैक्टिकली में कर रहे हो, संभव नहीं है वो रिवर्सिबल होगा। सेम पाथ फॉलो तो करेगा ही नहीं, कहीं हीट का डिसिपेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें होगा ही। इसलिए वो लिखा है कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होगा, वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। दोस्तों एक देखते हैं, कोई हमने बोला कि जो सिस्टम और सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट ना डाले वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। कैसे? ये देखता हूँ दोस्तों, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। हम एक और दो बता दिए कि एक सिस्टम हो गया, दो सराउंडिंग हो गया। दोस्तों ये जो हीट है, सिस्टम से हीट हमारा डिसिपेट हो रही है, कितना यूनिट? 30 यूनिट। ये यहाँ पे हम सिस्टम और सराउंडिंग का दे दिया। Q12 कितना हो गया? -30। हमारी हीट जो है निकल रही है कितना? -30 निकल रही है, माइनस में हो गया 30, निकल रही है माइनस में हो गया। भाई हमारे यहाँ से हीट निकल रही है, हम माइनस में आ गए। जो ले रहा है, जो ले रहा है वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सराउंडिंग, भाई यहाँ से हीट निकली 30, सराउंडिंग उतना ले लिया, जितना निकली वो पूरा ले लिया, तो क्यू सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? +30। दूसरा चीज समझना दोस्तों, हमने क्या किया? सिस्टम से निकली, सराउंडिंग चली गई। अब सराउंडिंग से सिस्टम में दे रहे हैं सेम सेम, सराउंडिंग से सिस्टम में दे रहे हैं कितना? 30 ही, तो Q21 सराउंडिंग से सिस्टम में दे रहे हैं, तो सिस्टम के लिए क्या हो गया? अभी अब ये ले रहा है तो प्लस में हो गया। अब सिस्टम क्या ले रहा है? ले रहा है हीट, तो वो पॉजिटिव आ गया, तो +30 हो गया। दे कौन रहा है? सराउंडिंग दे रहा है, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस में सराउंडिंग का। दोस्तों अब देखो होल इफेक्ट, देखो आप इसका होल इफेक्ट देखो क्या पड़ रहा है। क्यू नेट जो आ रहा है, क्यू नेट वो क्या हो रहा है? क्यू नेट यहाँ से देखो दोस्तों क्या है, क्यू नेट -30 था और ये है +30,
तो -30 + 30 हो गया 0, तो सिस्टम पे क्या हो गया, 0 आ गया। और सराउंडिंग में भी दोस्तों देखो सेम वही है, सराउंडिंग का क्या है, सराउंडिंग में भी है +30 और -30 आ गया 0। अब देखो दोस्तों, हम यही बताना चाह रहे थे कि जो सिस्टम का है और जो सराउंडिंग का है, दोनों आ गया 0। नेट इफेक्ट क्या आ गया, 0, सिस्टम और सराउंडिंग का। दोस्तों ये कौन से प्रोसेस हो जाएगा, जितना सिस्टम में था उतने सराउंडिंग में हो गया, सराउंडिंग फिर सिस्टम में हो गया। तो इसका मतलब कोई इफेक्ट वो सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं डाल रहा है दोस्तों। ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस दोस्तों, वही बता रहा हूँ कि ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। 1 और 2 का यहाँ से भी अगर समझे, कि एक डायग्राम जो ये है 1 और 2 का, ये जो प्रोसेस जा रहा है हमारा 1 और 2 का, जो 1 से 2 गया और वही 2 से 1 आ जाए बिना इफेक्ट के, किसी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना डाले, तो ये हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस दोस्तों। देखो दोस्तों एक चीज और समझ लो, ये दिख रहा होगा आपको, इंक्लाइंड में एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है दोस्तों, 1 2 मान लेता हूँ। दोस्तों समझो, यहाँ पे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बॉडी यहाँ से ऊपर ले गया, फिर बॉडी ऊपर से नीचे आई दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे हीट जनरेट होगी दोस्तों, हीट जनरेट हो गई, अलग से जो ये हीट जनरेट हो गई, वो दोस्तों इरिवर्सिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन जनरेट हो गया, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो गई, तो वो सिस्टम और सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट नहीं डाल रहा है, वो सिस्टम और सराउंडिंग पे एक ये लिखा है ना, विदाउट लिविंग एन इफेक्ट, तो लेकिन ये इफेक्ट डाल दे रहा है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से हीट आ जा रही है। तो ये चीज़ें जो हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। हमने क्या पढ़ा दोस्तों, रिवर्सिबल प्रोसेस, जो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट डाले बिना सेम पाथ फॉलो कर ले रहा है, उसको हम रिवर्सिबल बोल दिए दोस्तों। इरिवर्सिबल जो रिवर्सिबल नहीं है वो इरिवर्सिबल हो गया। फ्रिक्शन जहाँ पे आ जाए दोस्तों वो रिवर्सिबल नहीं, वो हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शन आया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया दोस्तों। आओ आगे चलते हैं दोस्तों। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है दोस्तों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ दोस्तों, एक डायग्राम बनाता हूँ, तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है, गैस भरी है इसके अंदर, ये गैस भरी है दोस्तों, इसमें गैस भरी है। ये कोई हमारा बॉडी है, पिंड है। देखो दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में है दोस्तों। दोस्तों ये है, गैस भरी है, उस पे ऊपर मेरा कोई बॉडी रखी हुई है। डायग्राम एक समझ लो, दूसरा डायग्राम भी बना देता हूँ दोस्तों, फिर समझाता हूँ अच्छे से।
दोस्तों ये बॉडी है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता क्या है ये थोड़ा सा बताता हूँ। तो बॉडी आपको दिख रही है, एक बॉडी ये है, किसी गैस भरी है उसके अंदर। अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट सो दैट ईच पॉइंट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट। दोस्तों एक चीज समझो, इसमें क्या है, गैस से भरा है, इसमें कोई हमारा पिंड रखा है, बॉडी रखी है। दोस्तों अगर हम इस बॉडी को उठाएंगे, ये क्या होगा, ये जो सिलेंडर है, ये जो पिस्टन, ये जो है, ये क्या होगा, ये बहुत तेजी से ये स्टॉपर जो है उसमें जाके टकरा जाएगा। यही होगा दोस्तों, अगर इस बॉडी को हम उठा लेंगे तो ये गैस भरी है, वो जाके वहाँ पे टकरा जाएगा। तो मतलब एक रैंडम प्रोसेस हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, उसका बताएंगे। दूसरा क्या है दोस्तों, ये बॉडी है जो आपको बताया कि मैं इसको अचानक उठाया, तो एक प्रोसेस पता नहीं कैसे बन जाएगा, जो भी है इसका पाथ जो बनेगा, एक अचानक ऐसे बन जाएगा। अचानक पूरी बॉडी को उठा दिया, गैस यहाँ से हिट करेगी, वो जाके वहाँ स्टॉपर में टकरा जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, यही बॉडी जो है, मान लेता हूँ ये बॉडी का वेट है दोस्तों 100 kg, 100 kg है, इस बॉडी का भी दोस्तों वेट 100 kg है। दोस्तों समझो, इसको अचानक उठा लिया, ये जाके स्टॉपर से टकरा गया। दोस्तों एक चीज और बताओ, ये जो 100 kg का दूसरा मेरा पिंड है, बॉडी है, इसका हम 100 kg का लाख गुना कर दें, 1/1 लाख कर दें, 1/1 लाख, 1/1 करोड़ कर दें, इस बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल बहुत पतले पतले उसमें कर दें, दोस्तों उससे क्या होगा, एक पतली लेयर आप उसका उठाओगे, सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा, सिस्टम में पता ही नहीं चलेगा वो बॉडी ऊपर जा रही है क्या, वो पता ही नहीं चलेगा। वही चीजें हैं यहाँ पे, अचानक प्रोसेस हो जा रहा है, अचानक से प्रोसेस हो गया, वो इरिवर्सिबिलिटी वहां पे आ जाएगी। यहाँ पे वो पता ही नहीं चलेगा, जब उसका छोटे छोटे पीस में उसको करके करेंगे तो वो बॉडी को उसमें जो प्रोसेस आएगा वो क्या है, जो यहाँ पे स्टेज आएगा वो सब एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे। वहां तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे बस छोटा उठाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे। वही कह रहा है, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट सो दैट ईच पॉइंट पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेट। जितना भी एक उठाया बहुत थोड़ा सा हुआ, दूसरा उठाया थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वो सब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड इज वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल है। समझिए एक चीज और यहाँ समझाता हूँ, इसको बॉडी को उठाए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन होगा, बॉडी अचानक ऊपर गई तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहाँ इस बॉडी और इस बॉडी से। इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों सेम नहीं मिलेगा, इसमें क्या है, 1 लाख गुना है इस बॉडी का 100 का, उसका छोटा सा बहुत, जब इसको हटाएंगे वो इसका 100/1 लाख का, तो बहुत छोटा सा, वो हीट समझ में नहीं आएगी वहां पे। उसी को बोल रहा है कि इनसाइड एंड आउटसाइड इज वेरी स्मॉल हो, निग्लिजिबल हो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इज वेरी स्मॉल इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो दोस्तों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या आप रिवर्सिबल प्रोसेस है, समझो आप, हमने ये बोला हीट तो जनरेट हो रही है, इसमें होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, क्यों, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे पीस में उसको निकाल रहे हैं, 1/लाख, 1/1 करोड़ ऐसे करके, वेरी स्मॉल, बहुत कम, लेकिन हीट तो जनरेट होगी दोस्तों, आप सोचोगे हीट जनरेट होगी। वही ये बोल रहा है दोस्तों, ये फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए
रिवर्सिबल। समझ गए दोस्तों, अगर फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर फ्रिक्शन है तब तो इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर कहीं लिख के आ रहा है कि फ्रिक्शनलेस है या वैसे भी है, बहुत स्मॉल है इसलिए वो लिख के आ जाता है। अगर कहीं लिख दिया कि फ्रिक्शन है उसमें तो वो क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल नहीं होगी। फ्रिक्शनलेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगी दोस्तों। आओ दोस्तों एक चीज और पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस क्या है। थर्मोडायनेमिक साइकिल, साइकिल क्या होता है, पूरा एक चक्कर घूम जाए वही है साइकिल। एक चीज देखो समझो दोस्तों, ये है हमारा एक प्रोसेस, 1 to 2 गए, 1 to 2 गए, 2 फिर यहाँ से यहाँ आए। समझ गए कि नहीं आप, कोई साइकिल तभी कंप्लीट हुई, प्रोसेस मिनिमम कितने होंगे, 2। यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया। लिखा है अ सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगोन अ साइकिल, कोई सिस्टम कब हम साइकिल बोलेंगे, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, साइकिल कब है, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है दोस्तों। ये देखो, ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है एक का इनिशियल पॉइंट, यहाँ से बॉडी 1 से 2 आई, 1 से फिर 2, वहां से फिर ये दूसरा आ गया, तो मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल फाइनल और इसका इनिशियल फाइनल क्या है, दोनों का सेम है दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया थर्मोडायनेमिक साइकिल। वही बात बोला दोस्तों, क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। साइकिल तभी है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तब हो गई वो एक साइकिल, साइकिल कंप्लीट हो गई। एक चीज देखो दोस्तों जो कभी कभी आ जाता है, लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल आर 2। समझ गए आप, कितना मिनिमम नंबर, आप कितने प्रोसेस चाहिए भाई, 1 से 2 प्रोसेस में आया उधर से, फिर 1 से 2 इधर से जा रहा है, मिनिमम प्रोसेस कितने चाहिए एक साइकिल को बनाने में, भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो मिनिमम देखिए, एक हमने इसीलिए बताया कि मिनिमम 2 होने चाहिए, एक यहाँ से इधर से गया प्रोसेस, दूसरा इधर से इधर गया दोस्तों। मिनिमम प्रोसेस कितने होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम प्रोसेस होने चाहिए 2। एक चीज ये देखो, 4 प्रोसेस का एक साइकिल बना दिया, 1 2 2 3 3 4, 4 से 1, इनिशियल और फाइनल सेम है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, इनिशियल और फाइनल सेम है। तो ये कितने प्रोसेस में बना है, 4 प्रोसेस में बना है। एक प्रोसेस 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 प्रोसेस का। तो मिनिमम कभी एग्जाम में आता है कि मिनिमम कितना है साइकिल के लिए, 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड है, ये चीजें याद रखना। मिनिमम एक साइकिल के लिए कंप्लीट होने में 2 प्रोसेस की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों एक है गिब्स फेज रूल, एग्जाम में आता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कैसे है उसका करके आओ थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गिब्स फेज रूल है क्या, पढ़े होगे आप, ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे, आगे चल के इंटर में पढ़े होगे ये सब। P+F=C+2, P क्या है, नंबर ऑफ फेज है, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F जो हो गया वो आपका हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, F जो हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। P+F=C+2, दोस्तों एक तो फार्मूला आ जाता है, फार्मूला रट लेना, P+F=C+2। आगे और थोड़ा सा इसमें हम एक पॉइंट और उसको पढ़ा के फिर बंद करता हूँ दोस्तों। O2 है, ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है, एक है, फेज 1 है, यही था, नंबर ऑफ फेज क्या है 1, कंपोनेंट एक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे दोस्तों इसका, कैसे होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या पढ़े थे, P+F=C+2, P1 हो गया, C1 हो गया आपका, F कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। O2 के लिए अगर पूछता है तो कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 हो गया। पूछता किसका वो मैं बताता हूँ दोस्तों, स्टीम और वाटर है, ये हो गया स्टीम, ये हो गया वाटर। अब इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, कंपोनेंट कितने, फेज कितने हो गए इसके, फेज तो 2 हो गए, स्टीम और वाटर, फेज 2 हो गया। कंपोनेंट दोस्तों एक ही है, H2O, कंपोनेंट एक ही है, कंपोनेंट क्या है, H2O, दोनों का है कंपोनेंट एक ही है।
फेज दो हो गए, एक स्टीम हो गया, एक वाटर हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा दोस्तों? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, फार्मूला आप लगाओ, एफ इक्वल टू 1 आ गया। दोस्तों एक चीज़ ये समझो, जो आता है एग्जाम में, ये है आइस वाटर स्टीम। क्या है दोस्तों? आइस वाटर और स्टीम। ये किस पॉइंट पे होता है? ये ट्रिपल पॉइंट पे होता है। तीनों कंडीशन, आइस वाटर स्टीम, ये ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है इसको। आप चार्ट पढ़ाऊंगा आगे चल के, तो उसमें दिखाऊंगा ये ट्रिपल पॉइंट जो है, ट्रिपल पॉइंट क्या है। अभी बस ये याद रखना कि ट्रिपल पॉइंट पे आइस वाटर स्टीम है। अब समझो दोस्तों, इसका फेज कितना हो गया? 3 हो गया। P इक्वल टू 3, आइस वाटर स्टीम। कंपोनेंट दोस्तों एक ही है, सबका वही है H2O। कंपोनेंट 1 हो गया दोस्तों। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों 0 आ गया। दोस्तों यही मैं बोल रहा था आपको कि ये देखो, इंपॉर्टेंट भी लिख दिया मैंने। ये आया आया हुआ क्वेश्चन है कि एट ट्रिपल पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगी? 0 1 2 3 करके आंसर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लो, ये चीज़ें समझ लो कि, और रट लो। मैं तो इसे बता भी दिया, आइस वाटर स्टीम का डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पे 0 होगी। ये एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बोला कि इसको आप पढ़ लो। आगे जो दोस्तों है, अभी अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। अब इसके बाद जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, हीट वर्क के बारे में बताऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको उसके बारे में बताऊंगा। आज की क्लास दोस्तों हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ाई करो दोस्तों, जो हमने पढ़ाया है थोड़ा सा एक बार फोकस करो। जो क्वेश्चंस आए हुए हम दोस्तों उसको बताएंगे आपको आगे चल के। कोशिश करूंगा सिलेक्शन दूं आप लोगों का, एक अच्छी टीम के साथ भी आऊँगा अभी आगे चल के। ठीक है दोस्तों।